तो देखते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केशवानंदन भारती केस। ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लैंडमार्क जजमेंट केस ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती केस जो है इसको इसलिए भी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है, मतलब हर एक स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकल साइंस के फील्ड से बिलोंग करता है या लॉ के फील्ड से बिलोंग करता है, एनीवन हु इज़ फ्रॉम दिस बैकग्राउंड मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस केस विच इज़ केशवानंदन भारती केस। क्यों? क्योंकि जिसके थ्रू हमारी कंट्री रन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं उसका ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर इसी केस ने इंडिया को प्रोवाइड किया, जिसकी बदौलत क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदाउट एनी चेंजेस कितने सालों तक रेलिवेंट रहेगा। एंड वी डोंट हैव टू डू मच चेंजेस एंड वी डोंट हैव टू सफ़र with regard to its what rules that has been mentioned so far. तो केशवानंदन भारती केस is the reason of the basic structure of Indian Constitution. अब उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आखिर क्या कंट्रीब्यूशन है केशवानंदन भारती केस का, वो हम समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखिए, केशवानंदन भारती केस जो है ये वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑनगोइंग केसेस में से एक है हमारे कंट्री इंडिया के। एंड ये 1973 में ये केस फाइल हुआ था। ऑलराइट, 68 डेज तक चला था। तो आप समझ ही गए होंगे कि नो डाउट कैसे लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट केस में से एक है। और इसकी और ख़ास बात यह है कि 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना पड़ा था इस केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि इस केस में बहुत सारे एस्पेक्ट थे। जैसे ये, क्योंकि केशवानंदन भारती केस एक प्रॉपर्टी रिलेटेड केस था, तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में आती थी, अब नहीं आती, अब उसको हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, और भी बहुत सारे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, ऐसे बहुत सारे जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे थे। तो केशवानंदन भारती केस ने इसी चीज़ से रिलेटेड केस को फाइल किया था एंड चैलेंज किया था कोर्ट को। तो ये जो केशवानंदन भारती केस है, इसका जजमेंट 703 पेजेस का तैयार हुआ था। सो यू कैन इमेजिन कि नो डाउट हाउ केशवानंदन भारती केस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस टिल डेट, राइट। सो इसमें सोशल एंड, जब उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम में, तो हर कंट्री, जाहिर सी बात है कि इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गए थे, तो उस टाइम पे अब बंटवारा हो चुका था। तो सोशल किस लिए? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं, हर कंट्री इज सेक्युलर। तो सोशल एंड इकोनॉमिक, जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे हमारी कंट्री में उस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो दो ही एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट थे, या उन्हीं पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। वो था सोशल, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, मुस्लिम एंड हिंदूज़, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल लॉसेस, बिकॉज बहुत सारा पार्ट जो इंडिया का है पाकिस्तान को दिया गया था, तो काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इंडिया से छीन गए थे। तो बहुत उस टाइम पे जब आज़ाद हुआ था देश इंडिया, तो सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट हर स्टेट कर रहा था इंडिया का। तो उसमें होता क्या है कि जो रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ कुछ लोगों को दिया गया था। अब जैसे आपने, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे तो ऑफकोर्स आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि 9th-10th में तो है ही, ज़मींदारी सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम। आपने सुना होगा कि कैसे जो ज़मींदार्स होते थे उन्हीं के कंट्रोल में सारी ज़मीन होती थी, एंड वो पीसेंट से फार्मर्स उस पर रगड़ के काम करवाते थे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं भी हुई फिर भी द पीसेंट को जो है उनको टैक्सेस पे करने ही पड़ते थे किसी भी हाल में। उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, कोई पीसेंट्स की मर्ज़ी नहीं समझता था। बहुत ज़्यादा क्रूएल, बहुत मतलब घटिया नेचर के होते थे ज़मींदार्स, राइट। उनको ज़रा पैसे से मतलब था, ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम, ओनरशिप ऑफ लैंड, टेनेंसी लॉ, ऐसी चीज़ें जो थी, सरकार, केशवानंदन भारती केस ने इसको चैलेंज किया था और सरकार इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ उस टाइम पे रिसोर्सेज जो है सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थे, जैसे कि जो रिच पीपल हो गए, ज़मींदार्स हो गए, या फिर जिनके पास बहुत सारी दौलत थी, उन्हीं के पास सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज वर ओनली इन द हैंड ऑफ सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के ही हाथ में थे। तो इसके बाद क्या होता है, ज़मींदारी सिस्टम, ओनरशिप ऑफ लैंड, टेनेंसी लॉ, इन सबको एबॉलिश कर दिया जाता है। एंड देन केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 बनाया जाता है, क्योंकि केशवानंदन भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट फाइल किया गया था, क्योंकि केशवानंदन भारती केस जो है, मतलब केशवानंदन भारती, ही वॉज फाइटिंग फॉर द लैंड विच वॉज इन केरला स्टेट। केरला के स्टेट में लैंड थी केशवानंदन भारती की, इसीलिए वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस चला था। तो ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में ये
पिटिशन या ये केस फाइल हुआ था। तो फिर केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 आता है, ठीक है। और इसके बाद से फिर मार्च 1970 में चैलेंज करते हैं केशवानंद भारती, किस लिए कि भाई इनका फंडामेंटल राइट जो है उस पर आँच आ रही है, इनके फंडामेंटल राइट को इनसे छीना जा रहा है। और इन्होंने रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया था। तो इसके बदले में जो हमारी अभी केशवानंद भारती के पिटिशनर थे और जो सुप्रीम कोर्ट थी वो रिस्पोंडेंट थी, तो ये कहते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। तो इन्होंने इसी से रिलेटेड रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग एन रिस्पोंडेंट वो क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो कहती है कि भाई आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द राइट टू चेंज और टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की पार्लियामेंट के पास। तो आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि दैट इट कैन मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर इस केस के बदौलत, केशवानंदन भारती केस के बदौलत पूछा भी जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या पार्लियामेंट का पावर इतना वाइड है कि वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से। इस तरीके से तो फिर हमारा फंडामेंटल राइट कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, ये वॉयलेट होता ही रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी चेंज कर देगी। फिर कैसे काम चलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी भी वॉयलेट हो रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कुछ जो लिमिटेशंस है वो पार्लियामेंट के हक पे हैं, पार्लियामेंट के पावर पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ चेंजेस किए गए थे 24, मतलब उस पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हाँ पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, सिटीजन के राइट टू प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये सब उनका अधिकार है। तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है अपनी पावर को वापस लाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, 24, 25, 29 अमेंडमेंट करती है, जिसके थ्रू आर्टिकल 368 जो पावर देती है पार्लियामेंट को कि भाई इट कैन मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो वापस से आ जाती है। आफ्टर मेकिंग दीज 3 अमेंडमेंट पार्लियामेंट को उसका पावर दोबारा वापस मिल जाता है। कौन से चेंजेस किया था? 24th अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट एंड 29 अमेंडमेंट। तो 24th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया गया था कि यस पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी चेंजेस अगर ज़रूरत पड़ी तो। 25 में राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजेस एंड 29th अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल में ऑल एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शिफ्ट किया गया। इसके अलावा 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस थे, जैसे कि बैंक उस टाइम पे चल रहे थे बैक टू बैक। किस टाइम पे? 1973 जब केशवानंदन भारती केस फाइल हुआ था। तो बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, माधव राव सिंधिया केस 1971, गोलकनाथ केस वर्सेस पंजाब 1967। तो गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ था उसमें 11 जजेस की बेंच बैठी थी, और अब यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कंपटीशन भरा केशवानंदन भारती केस के अंदर 13 जजेस की बेंच बैठी थी। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केसेस में तो है ही, लेकिन इतने बड़े जजेस की टीम भी इस केस के अंदर लगाई गई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो ना 70 से ज़्यादा 70 ज़्यादा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया गया था। सो इट वॉज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स जो है वॉयलेट हो रहे थे, एंड केशवानंद भारती ने उन्हीं सबको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें पिटिशनर केशवानंद भारती केस एंड रिस्पोंडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब ये 13 जज की बेंच के थ्रू केशवानंद भारती केस सॉल्व किया गया था एंड 7:6 की मेजॉरिटी आई थी, विच सपोर्टेड केशवानंदन भारती, ठीक है। तो इसी के थ्रू, इसी के अब क्योंकि 7:6 मेजॉरिटी मिल गई थी केशवानंदन भारती केस को, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे केशवानंदन भारती क्लियरली जीत गए थे। तो यहाँ पे बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन थ्योरी बनती है, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि था पहले से, लेकिन यहाँ पे केशवानंदन भारती केस 1973 एक सेट करता है, एक न्यू सेट ऑफ नॉर्म्स कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट ज़रूर कर सकती है। जैसे यहाँ पे उसने किया था 34, 25, 29 अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती पार्लियामेंट। नो बडी हैव पावर टू मेक एनी चेंजेस फॉर वॉट अंडर द बेसिक structure of Constitution of India, though it can make amendment, right? So yeah, कुछ limitations के साथ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंजेस कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कर सकती है, लेकिन उस पर भी कुछ हल्के हल्के रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।